So question number 4, assuming that the current ratio is 1.5 is to 1 and state giving reasons, which of the following transactions would improve, reduce, not alter the current ratio? ठीक है, तो अब देखो सिर्फ तो हमारा करंट रेशियो दिया है 1.5:1। तो इसके लिए यदि हमने करंट लाइबिलिटीज को 1 लाख अज्यूम किया है तो करंट एसिड्स हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, अब हमने देखना है रियलाइजेशन ऑफ करंट एसिड्स। नंबर 1 जो हमारा रियलाइजेशन ऑफ करंट एसिड्स, तो करंट एसिड्स का रियलाइजेशन होने के बाद करंट रेशियो में कुछ इम्पैक्ट आएगा या नहीं, वो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा या ऑल्टर नहीं होगा। तो देखो करंट रेशियो होता है करंट एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो करंट एसिड्स है हमारे पास 1,50,000 एंड करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख। और हमने यदि ऐसा एज्यूम किया है कि करंट एसिड्स समझो 10,000 से रियलाइज हुई है, ठीक है, सो 10,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। और यदि डेटर से रियलाइजेशन हुआ है या स्टॉक से रियलाइजेशन हुआ है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक या डेटर्स जो भी है वो डिक्रीज हो रहा है, समझो डेटर्स है। और ये तो सेम ही रहेगा 1 लाख। तो हमारा कितना हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। सो 1.5:1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इन नॉट ऑल्टर। अभी सेकंड केस है पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। यदि हमने अज्यूम किया 10,000 का फिगर, तो देखो इससे दो चीजें इम्पेक्ट होंगी। एक तो आपकी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी और आपने पेमेंट किया है तो आपका कैश या बैंक भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो करंट रेशो करंट एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब देखो आपका करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो 10,000 से ये डिक्रीज हो जाएगा, बैंक डिक्रीज हो रहा है तो 10,000 से ये भी डिक्रीज हो जाएगा करंट एसिड्स। तो ये हो जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 90,000। सो 140 डिवाइडेड बाय 90, 1.55:1। तो ये क्या हो रहा है 1.50 से 1.55 हो रहा है, तो ये इम्प्रूव हो रहा है। थर्ड है हमारा सेल ऑफ गुड्स एट पार। इससे दो चीजें क्या होंगी, आप तो एक तो आपका गुड्स सेल हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा। गुड्स मतलब इन्वेंट्री और इन्वेंट्री मतलब करेंट एसेट्स, ठीक है। और सेल कर रहे हैं हम तो हमारा बैंक इंक्रीज होगा, बैंक मतलब करेंट एसेट्स। तो यदि हमने इसको 10,000 या 20,000 से भी एज्यूम किया है तो क्या होगा करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अभी देखो हमारा इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है 20,000 से मतलब करंट एसेट से,
सो 20,000, अब बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है, वो भी करेंट एसेट्स है 20,000 से। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, सो 1.5:1। तो ये आपका हो रहा है नॉट ऑल्टर। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स है 10,000 और हमने उसको सेल किया है, तो सेल प्राइस है, प्रॉफिट पे है, तो उससे ज्यादा पे सेल होगा 12,000। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इससे दो इम्पैक्ट हैं। एक तो आपका गुड्स या करंट एसिड्स, है ना, गुड्स मतलब करंट एसिड्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वो सेल हो रहे हैं ना, कितना 10,000 से, 10,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने सेल कर दिया, तो हमारा गुड्स या इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, हमने उसको सेल किया तो हमें पैसा मिलेगा, बैंक हमारा, बैंक मतलब करंट एसिड्स, करंट एसिड्स हमारा इंक्रीज हो रहा है 12,000 से। तो करंट रेशो, करंट एसिड्स, करंट लाइबिलिटीज, 1,50,000 में से हमारा 10,000 का स्टॉक डिक्रीज हो रहा है और 12,000 का हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो ये आ जाएगा 1,52,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.52:1। तो ये हो रहा है हमारा इम्प्रूव। फिफ्थ पॉइंट करेंगे हम सेल ऑफ गुड्स एट लॉस। अब हम देख लेते हैं, यदि हमारे गुड्स की जो कॉस्ट है वो है 10,000, और जो हमने सेल किया है, तो सेल वैल्यू है, यदि हमने लॉस पे किया तो समझो हमारा 7,000 में सेल हुआ है, कम पर सेल हुआ है यदि लॉस पर है तो इससे दो चीजें हमारी इम्पैक्ट हो रही हैं। एक तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमने सेल किया है 10,000 से, कॉस्ट से डिक्रीज हो रही है, फिर हमारा सेल हो रहा है, तो हमारा बैंक मतलब करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 7,000 से। ठीक है, तो अब हमारा करंट रेशो क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो 1,50,000 था, उसमें हमारा 10,000 से डिक्रीज हो रहा है स्टॉक, और 7,000 से इंक्रीज हो रहा है बैंक, डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो ये हो जाएगा 1,47,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.47:1। तो ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि, या रिड्यूस हो रहा है 1.47, जो पहले 1.50 था, तो ये हो रहा है रिड्यूस। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तब अब आप देखो, गुड्स आपने परचेज किया है तो गुड्स आपका इंक्रीज हो रहा है, गुड्स मतलब
करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है 10,000। और आपने परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो आपका जो कैश है वो भी करंट एसेट्स है, वो आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप देखो करंट रेशो, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, 1,50,000, 1 लाख। आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, मतलब करंट एसेट्स इंक्रीज हुए 10,000 से। आपने पेमेंट कर दिया, सो 10,000 से आपका कैश डिक्रीज हो रहा है। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.5:1, तो ये हो रहा है नॉट ऑल्टर। 7th पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स। इसमें देखो क्या हो रहा है, आपने गुड्स परचेज किया तो आपका गुड्स मतलब इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपने उसके लिए पेमेंट नहीं किया है, आपने तो अभी क्रेडिट पर लिया है, तो अब आपको उसे बाद में देना होगा, और वो भी 3 मंथ्स के बाद बोला है, विद इन 3 मंथ्स का हमने क्रेडिट लिया है, तो उससे हमारा करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। 12 मंथ्स के अंदर यदि पेमेंट करना है तो करंट लाइबिलिटी से थ्री, यहाँ पे 3 मंथ्स है तो करंट लाइबिलिटी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये यदि हमने एज्यूम किया 20,000 से, सो करंट एसेट्स, सॉरी करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। 20,000 से आपने गुड्स परचेज किया, सो 20,000 से हमारा करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, और 20,000 से ही हमारा करंट लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रहा है। सो 1,70,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 1.41 इज टू 1, तो ये हो रहा है आपका रिड्यूस। 8th है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। एक तो आपका फर्नीचर जब आपने सेल किया तो वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब नॉन करंट एसेट्स होता है वो, तो वो डिक्रीज हो रहा है। दूसरा आपने कैश जो कि करंट एसेट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यदि ये हमारा 40,000 से है assumed फिगर, सो करंट रेशो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अभी देखो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब करंट एसेट्स 40,000 से, लेकिन फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, तो वो तो यहाँ आएगा नहीं। सो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, सो 1.90:1, तो ये हो रहा है आपका इम्प्रूव।
नाइन्थ है सेल ऑफ मशीनरी ऑन अ क्रेडिट ऑफ 5 मंथ्स। तब आपका मशीनरी डिक्रीज हो रहा है, मशीनरी मतलब नॉन करंट एसिड, वो डिक्रीज हो रहा है, और आपने क्रेडिट पर सेल किया है तो यानी आपके डेटर्स, क्योंकि 5 मंथ्स है ना, लेस देन 12 मंथ्स, तो ये आपका डेटर्स हो जाएंगे। डेटर्स मतलब करंट एसिड्स आपका इंक्रीज हो रहा है, यदि ये हमने एज्यूम किया 50,000 से। सो करंट रेशो, करंट एसिड्स, करंट लाइबिलिटीज, 1,50,000, 1 लाख प्लस 50,000 से डेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं और लाइबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 2:1, तो ये हो रहा है इम्प्रूव, नाइन्थ वाला इम्प्रूव। 10th है सेल ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। इसमें देखो क्या होगा, आपका नॉन करेंट एसिड आपका डिक्रीज हो रहा है और आपने लॉन्ग टर्म डेफर्ड बेसिस पे किया है, तो ये आपका आपको पैसा मिलेगा, लेकिन सेल ऑफ लैंड, लेकिन वो बाद में मिलेगा। लॉन्ग टर्म डेफर्ड बेसिस यानी आपको करंट एसेट्स में नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, नो चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, तो ये हो जाएगा नॉट ऑल्टर। 11th है परचेज ऑफ मोटर कार फॉर कैश। इससे देखो, एक तो आपकी मोटर कार इंक्रीज हो रही है, मोटर कार मतलब नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, और कैश, आपने कैश में बाई किया है, कैश मतलब करंट एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है। समझो ये है 50,000। सो करंट रेशो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। कैश आपका डिक्रीज हो रहा है मतलब करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है 50,000, करंट लाइबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1:1, तो ये हो गया रिड्यूस।
परचेज ऑफ अ बिल्डिंग ऑन अ क्रेडिट ऑफ 4 months। तो यदि हमने ऐसे किए 40,000 किए, तो आपकी दो चीजें इम्पेक्ट हो रही हैं। एक तो देखो, बिल्डिंग आपने परचेज की, बिल्डिंग मतलब नॉन करंट एसिड, तो वो आपकी इंक्रीज हो रही है। और दूसरा, आपने क्रेडिट पर है लेकिन 4 months का ही है, तो इसका मतलब आपने परचेज किया तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि लेस देन 12 months है। सो करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो करंट एसेट्स में तो कुछ नहीं हो रहा, करंट लाइबिलिटीज में 40,000 से इंक्रीज हो रहा है। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000। 0.79। तो ये आपका रिड्यूस हो रहा है, 12th वाला। 13 है परचेज ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। तो इससे दो है आपका, एक तो लैंड मतलब नॉन करंट एसिड आपका इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा आपका नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर बाई किया है। तो अब आपका देखो करंट रेशो, करंट एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.5:1, तो नॉट ऑल्टर। 12th, 13th के बाद है 14th, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विच was availed फ्रॉम अ बैंक। तो लॉन्ग टर्म लोन का करने से आपका क्या हुआ कि नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो गई, और आपका बैंक भी यानी करंट एसेट्स भी रिड्यूस हो रही है क्योंकि आपने पेमेंट किया है। तो करंट रेशो, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, 1 लाख। यदि ये हमने इसको 30,000 का लिया है, ये फिगर्स हम एज्यूम कर रहे हैं इजियर बनाने के लिए। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, लेकिन ये जो भी हम फिगर हम अज्यूम कर रहे हैं 50,000 से के अंडर वाली कर रहे हैं। तो बैंक डिक्रीज हो रहा है आपका, सो 30,000 से आपका करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, सो 1.20:1, तो ये हो रहा है रिड्यूस। इसके बाद है लास्ट 15th,
इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इससे दो चीज इम्पैक्ट हो रही हैं। एक तो शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो शेयर होल्डर फंड्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और दूसरा हमारा कैश मतलब करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो यदि ये हमने 40,000 से एज्यूम किया है, तो करंट रेशो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो 1,50,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.90:1, यानी ये इम्प्रूव हो रहा है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4।